के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जाति क्यों गिनो वोटर की? जब एक बार फिर जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है तो आज दंगल में इसी सवाल को पूछेंगे। जाति जनगणना की मांग पर नीतीश कुमार के बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक में राजनीति कैसे गरमा रही है यह आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जातिगत जनगणना को लेकर कुछ फौरी बातें जल्दी से आपके लिए हम रखते हैं आपके सामने। भारत में 1931 के बाद से जातियों का सही आंकड़ा मौजूद नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1931 में जातिगत जनगणना के बाद से आज तक सही आंकड़ा जातियों का मौजूद नहीं है, क्योंकि जाति आधारित आखिरी जनगणना 1931 में हुई थी। 1990 में जब ओबीसी आरक्षण देने वाले फैसले के तहत बीपी मंडल कमीशन की सिफारिश लागू कर 27% आरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया गया, तो उसका आधार भी 1931 की जनगणना के आंकड़े ही थे। आजाद भारत में कभी भी 10 साल पर होने वाली जनगणना में जातियों की गिनती नहीं हुई, जातियों को नहीं गिना गया, सिर्फ एससी एसटी के कुल आंकड़े बताए गए। 2011 में सामाजिक आर्थिक आधार पर हुए एक सर्वेक्षण में जातियां गिनी गई, लेकिन उनका आंकड़ा कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ। अच्छा खासा पैसा इसके लिए खर्च किया गया था, लेकिन उसका पूरा आंकड़ा कभी प्रकाशित नहीं किया गया। इस एसईसीसी डेटा में काफी गड़बड़ियां पाई गई थी। अब अगर जातियों के आधार पर जनगणना हो तो जातियों के नए आंकड़े आरक्षण का आधार बदल सकते हैं, क्योंकि 1931 की जनगणना का आधार बहुत पुराना हो चुका है। यह भी सामने आ चुका है कि ओबीसी आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों ने विशेष तौर पर उठाया है। जाहिर तौर पर यह राजनीति का खेल बना और बिगाड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर आज दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। आप यह मत समझिए कि कोई जात को अच्छा लगेगा, कोई जात को खराब लगेगा, ऐसी बात नहीं। ये सभी के हित में, इसलिए अगर कोई इस बात को कहता है कि इनको किसी को नाराजगी होगी तो अपनी बात होगी, ये बात सार्वजनिक नहीं। एनडीए के पार्टनर नीतीश बाबू राष्ट्रीय राजनीति में फिर धमाके कर रहे हैं और उनका अभी सबसे बड़ा दांव जातीय जनगणना बना है। जातीय जनगणना पर संसद में केंद्र के इनकार के बावजूद सोमवार को नीतीश की पार्टी के सांसदों ने जातीय जनगणना की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई तनाव नहीं है, समाज में खुशी होगी। और ये अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी तबके के लोगों का जो जातीय जनगणना हो जाएगी तो सबका सेटिस्फैक्शन होगा, ये जान लीजिए। करना न करना ये केंद्र सरकार के ऊपर है, लेकिन विचार रखना और कोई हम ही लोग रख रहे हैं। कितने राज्यों का विचार है, कितने राज्यों से कहा जा रहा है, लेकिन इस पर आप यह मत समझिए कि कोई जात को अच्छा लगेगा, कोई जात को खराब लगेगा, ऐसी बात नहीं। जातीय जनगणना पर नीतीश को बिहार में सभी दलों का समर्थन हासिल है। 30 जुलाई को इस सिलसिले में नीतीश की आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई थी। बिहार में विधानसभा और विधानमंडल दोनों से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास है और प्रस्ताव का समर्थन बीजेपी ने भी किया था। इसमें ना एनडीए की बंटने की बात है, ना चाचा भतीजा की एक होने की बात है। बिहार विधानसभा में एक प्रस्ताव काफ़ी पहले यह पारित हुआ था, उस आलोक में ये सारी बातें आ रही हैं और यह जनगणना भारत सरकार को करना है, भारत सरकार को निर्णय लेना है, तो भारत सरकार उचित अवसर पर उचित निर्णय लेगी। भारत में जातीय जनगणना 1931 से नहीं हुई। 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना में जातियां गिनी जरूर गईं, लेकिन उनके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। केंद्र अभी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिसका समर्थन कभी बीजेपी ने भी किया था और अब बिहार के अलावा यूपी जैसे राज्यों में भी इसकी मांग जोर पकड़ चुकी है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के अलावा एसबी, एसपी जैसे छोटे दल भी इसका समर्थन कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है, कभी आरक्षण को लेके कभी और है, तो कोर्ट इसी आधार पर उसको रद्द कर देता है कि आपने कभी कोई सर्वे नहीं किया, कितनी जनसंख्या है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने को नौकरियां मिली हुई, कुछ भी नहीं। तो जो मूल कारण उसको वो दूर हो पाएगा इससे। अगर जातिगत जनगणना होगी तो वो होनी चाहिए, उसमें क्या बात। वो ये आवश्यक है क्योंकि उसी के आधार पर नीति निर्धारण होता है। किस तरह से अगर पिछड़ा है कोई वर्ग तो उसके विकास के लिए अलग योजना बनाई जाती है, तो ये अनिवार्य है और इसको किया जाना चाहिए। मेरी जो लड़ाई है बीजेपी से
वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है, कॉलम बना करके सभी जातियों की जातिवार जनगणना का पहले ये चीजें बीजेपी लागू करे। एनडीए में नीतीश जाति जनगणना पर खुलकर सामने है, लेकिन अपना दल और आरपीआई आठवले जैसे दलों का भी इसका समर्थन है। यही नहीं, पंकजा मुंडे और अजय निषाद जैसे बीजेपी के नेताओं ने इसका समर्थन किया है। हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। जिस भारत देश में भैंस की गिनती हो सकती है, गाय की गिनती हो सकती है, कितने शेर बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने बाघ बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने हाथी बचे हैं वो गिनती हो सकती है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं। जातियों के सही आंकड़े ना होने के बावजूद राजनीति का जातियों के समीकरण पर जोर रहता है। इसीलिए जहां ये सामाजिक न्याय का सही आधार हो सकती है, वहीं इसकी राजनीति में भी बड़े फायदे की उम्मीदें छिपी हैं। आज तक ब्यूरो। जाति गिनेंगे या फिर वोट गिनेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे आपको ये भी बताते चले कि ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां, खासतौर से उसमें भी जो पिछड़ी जातियों की राजनीति या फिर नुमाइंदगी करती हैं, उन्हीं की ओर से बार बार इस बारे में मांग समय समय पर की जाती रही है। एक बार फिर से ये मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में बीजेपी की केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा रही है न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि खुद उनके सहयोगी जेडीयू भी। तो क्या ऐसे में सरकार जातिगत जनगणना के लिए आगे बढ़ेगी? कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मौजूद है हमारे साथ। जेडीयू की ओर से अभिषेक झा आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी के समर्थक सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण राजभर, महासचिव एसबीएसपी राजभर साहब की पार्टी के भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ही गुरु प्रकाश पासवान जी शुरुआत करते हुए, अब तो विपक्षी पार्टियों के साथ ही साथ बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी मांग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, समाजवादी पार्टी, राजभर की पार्टी, बीएसपी, तमाम पार्टियों की मांग है कि जातिगत जनगणना कराए सरकार। और चूंकि जनगणना कुछ समय के बाद शुरू होने वाली है, ऐसे में क्या सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी? पासवान जी। नहीं, चित्रा जी ऐसा है कि पिछड़ों के प्रति अब अपना प्रेम का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है क्या किसी से? हमारे प्रधानमंत्री स्वयं जानते हैं पिछड़ा होना क्या होता है। उन्होंने पिछड़े होने का दंश झेला है और निरंतर अपने नीति के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से वो साबित करते रहे हैं। अभी नीट की परीक्षा की बात हो, बात 1986 से चल रही थी, किसी सरकार ने आरक्षण नहीं दिया, लेकिन अभी भी हमने देखा 2 दिन पहले किस प्रकार नीट में ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सबको आरक्षण दिया गया है। अभी देखिए आप, शासन प्रशासन में भागीदारी की बात होती है, जो सामाजिक न्याय के नाम पे लोग राजनीति करते आए हैं, उन्होंने क्या किया है? सिर्फ अपने परिवार की बात, सिर्फ अपने लोगों की बात। मेरा बेटा बढ़ाए, मोदी जी कहते हैं देश बढ़ाओ, ये कहते हैं बेटा बढ़ाओ। इसीलिए पहली बार देश के राजनीतिक इतिहास में कैबिनेट में 27 ओबीसी का आना, 12 शेड्यूल कास्ट का आना, यह अपने आप में अद्भुत है सामाजिक न्याय के इतिहास में। नीतीश कुमार जी की अपनी राय है। और देखिए, हमारे यहां चित्रा जी हाईकमान कल्चर नहीं है, हमारे यहां आंतरिक लोकतंत्र है। वो हमारे पॉलिटिकल पार्टनर जरूर हैं, उनकी राय अलग हो सकती है, लेकिन हमारे दोनों पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो गुरु प्रकाश पासवान जी, जब आपकी सरकार में ओबीसी मंत्रियों को शामिल किया जाता है, सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। नीट को लेकर आप खुद अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं इस वक्त। तो जब इतनी ही पीठ थपथपाई जा रही है, तो जातिगत जनगणना से फिर डर कैसा है? क्यों नहीं करवा लेती है सरकार? चित्रा जी डर का सवाल नहीं खड़ा होता है। और जैसे मैंने कहा, कोई जातिगत जनगणना पैमाना है क्या? कोई मापदंड है क्या सामाजिक न्याय का? प्रधानमंत्री जी खुद इस वर्ग से आते हैं और जैसा कि मैंने कहा, वो जानते हैं इस देश में पिछड़ा होना क्या होता है। लगातार हम भी नीतियों के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं आपको सुबह का स्मरण कराना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी, मैं जरा मुझे 10 सेकंड का समय दीजिएगा, जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संकल्प योजना के लोगों से बात कर रहे थे, तब राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? विपक्ष के लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। प्रायोरिटीज दिखती हैं, किसकी प्रायोरिटी क्या है ये देश ने देखा है। चलिए ठीक है, राजपाल कश्यप जी, वो बार-बार इस बात का, सबका विकास और सबका विश्वास हमारी प्रतिबद्धता है। ठीक है, राजपाल कश्यप अभी टीवी स्क्रीन पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। सीधे आपका, अरुण राजभर जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि अब तो बीजेपी के साथ आपकी नजदीकियां भी होने लगी हैं, जरा बताइए अचानक से राजभर साहब को क्यों याद आ गई कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? क्या फायदा हो जाएगा इससे देश को या फिर प्रदेश को? देखिए, जातिगत जनगणना होने से जिन जातियों को आजादी के बाद से अब तक लाभ नहीं मिला है, नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में लाभ नहीं मिला है, उन जातियों को लाभ मिल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आए थे 2017 में, तो कहे थे मैं पिछड़ों का बेटा हूं। तो पिछड़ों का बेटा बनने के बाद
उससे पहले वो विपक्ष में थे, तो कहा कि मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। 7 साल से सरकार चल रही है। आपका ऑडियो साफ नहीं आ रहा है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। अभिषेक झा जी, नीतीश कुमार को भी अचानक से क्यों सूझ गई कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? क्या फायदा हो जाएगा? 16-17 साल से माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, गिनाए ना कि गरीबों और पिछड़ों के लिए क्या काम किया है? जातिगत जनगणना के आधार पर ही विकास तय किया जाएगा क्या? चित्रा जी, आपने कहा कि अचानक से कैसे सूझ गया। देखिए, ये जाति जनगणना कराने की जो हमारी पार्टी की मांग रही है, हमारे नेता की मांग रही है, या कोई नई मांग नहीं है। सालों पहले से हमारे नेता ने इस बात की मांग की है और आपने देखा है कि चरणबद्ध तरीके से हमने इसकी मांग की है। 2019-2020 में विधानमंडल में यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था और आपने देखा कि किस तरह आदरणीय ललन बाबू के नेतृत्व में जेडीयू के जो भी सांसद हैं वो मिलते हैं गृह मंत्री से और अपनी बात को कहते हैं कि मेमोरेंडम देते हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी ही चाहिए। अब आपने सवाल पूछा कि क्यों होना चाहिए। देखिए, हमारे देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको समुचित लाभ जब तक नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक बराबरी नहीं हो सकती है। और केंद्र सरकार की कोई योजना हो, प्रदेश की सरकार की कोई योजना हो, इन सारी योजनाओं का आधार जब लोगों तक पहुंचना होता है तो वो जाति पर आधारित होता है कई बार कि इस विशेष वर्ग या इस विशेष समुदाय के लोग कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं? 16 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और उनको पता नहीं है कि वहां पर कितने गरीब हैं, कितने पिछड़े हैं, किन लोगों को सरकार की योजनाओं का ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, किन लोगों तक सरकार की पहुंच ज्यादा होनी चाहिए। और आपने कहा कि बहुत वर्षों से हमारी मांग है, नहीं, बहुत वर्षों से हमारी मांग है। फिर बिहार के लिए स्पेशल राज्य के दर्जे की भी मांग तो बहुत वर्षों से है। क्या हुआ? मैं जवाब दे दूं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अब मांग करना हमारे हक में है और निश्चित रूप से बड़ी जोर के साथ हमने इस बात की मांग की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि बिहार का समुचित विकास हो सके। आप देख लीजिए 2005 बिहार के समुचित विकास के लिए आपको जातिगत जनगणना चाहिए। उत्थान के लिए 40 करोड़ का बजट था। आपके पास इतनी मजबूत सरकार है, आप कह रहे हैं कि आपको जातिगत जनगणना चाहिए विकास के लिए। देखिए, तो आप ये समझिए, आप ये हर एक मुद्दा होता है ना, विकास तो बिहार की सरकार कर रही है। हमने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी ताकि बिहार को विशेष लाभ मिल पाएगा और विकास और चहुमुखी हो पाएगा, तेजी से हो जो आपकी रैली हुई थी ना, गई थी मैं कवरेज गाड़ी से चल रहा हूं, उसके बाद फिर उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल ये जो इस वक्त होड़ चल पड़ी है ना पिछड़ों का नेता बनने की, इसी आधार पर आप लोगों की मांग ये जातिगत जनगणना की। संगीत रागी जी आपको लेकर आते हुए वो कह रहे हैं कि विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, तो करवा ले सरकार, अगर विकास का पैमाना इसी आधार पर तय किया जाएगा तो। देखिए चित्रा जी, जो नीतियां बनती है वो जातियों के आधार पर नहीं बनती है, उसके पैमाने सामाजिक होते हैं और आर्थिक होते हैं, वो जाति देख करके नहीं बनाई जाती है। इसलिए ये बहुत ही बेतुका तर्क दिया जाता है कि जातियों की जनगणना से सामाजिक नीतियां बनाने में फायदा होगा। यदि ऐसा ही है तो आप एक काम कीजिए, 3000 जातियां हैं, उसके 25,000 के आसपास उपजातियां हैं, उन सारे जातियों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए देश में। दूसरी बात, नीतीश जी ने क्यों ऐसा कहा है? देखिए, नीतीश जी ने इसलिए ऐसा कहा है कि जो मेरा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो मेरी जो अपनी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव के पश्चात जो है वो नीतीश जी की राजनीतिक छवि जो है और उनका राजनीतिक जो दबदबा है बिहार की राजनीति में वो बड़ा कम हुआ है। और नतीजा ये है कि 2024 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं वो अपने आप को पुनः पुरानी भूमिका में स्थापित करना चाहते हैं। विकास के नेता की जो छवि बनी थी नीतीश कुमार की, वो छवि वो है वो आज के दिन में वैसी नहीं रह गई है यदि आप बिहार के लोगों से पूछेंगे तो। इसलिए उनको लगता है कि जो जातीय विमर्श है यदि वो हम खड़ा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दबाव में आएगी। सच्चाई मेरा तो अभिषेक झा मानना है बस 10 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं लूंगा। देखिए, यदि नीतियां धर्म के आधार पर यदि माइनॉरिटी मेजॉरिटी करेंगे और यदि आप तब कहेंगे कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का पोलराइजेशन नहीं हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। वैसे ही यदि जातियों के आधार पर आप नीतियों का नियमन करेंगे तो कल जातियां, और आप कहते हैं कि हम जाति विहीन समाज की रचना करेंगे, आपने जाति विहीन समाज की रचना नहीं की है, आपने जातियों को और पहले से ज्यादा स्थापित कर दिया है और जातीय विद्वेष पहले से ज्यादा खड़ा कर दिया है।
कभी भी जब सेंसस में हुआ था तो जाति जो सब थी हमारे यहाँ ऐसी नहीं थी जैसा हम आज करके दिखाते हैं। हाँ। जो कोंकण एरिया में जो है वो समुद्र में जो गहरे समुद्र में मछली मारता था उसकी जाति अलग होती थी, छिछले समुद्र में जो मछली मारता था उसकी जाति अलग होती थी। बिल्कुल ठीक है। जो नदी में मारता था उसकी जाति अलग होती थी, तालाब में मारता था उसकी जाति अलग होती थी, पेड़ों की जातियां हुआ करती थी, फलों की जातियां हुआ करती थी। दुर्भाग्य से ये जो जाति जिस जाति को हम आज देख रहे हैं वो एक औपनिवेशिक शासन काल में आया, और जब पहली जनगणना आप देखेंगे तो वहां पर जाति जो कॉलम थी, कास्ट कॉलम के अंदर पंजाबी लिखा हुआ होता था, सिंधी लिखा हुआ होता था, बुद्धिस्ट लिखा हुआ होता था। ये जातियां कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, ये औपनिवेशिक शासन की देन है जिसको राजनीति के तहत जो है वो राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए इस बारे में सच्चाई तो है ना कि चूंकि आप बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी हो गए, पहली और दूसरी से बहुत ज्यादा आपकी सीटें कम हो गई हैं, तो नीतीश कुमार खुद को स्थापित करने के लिए, जैसा कि संगीत रागी बता रहे हैं, एक बार फिर से जातीय संघर्ष की ओर क्या राज्य को आगे ले जाने की इस कोशिश को नहीं माना जाए? चित्रा जी, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है, राजनीति के लिए मुद्दे नहीं बनाए हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि यह हमारी पुरानी मांग रह चुकी है। किसी विशेष पार्टी की नकारात्मक राजनीति की वजह से हमारे कैंडिडेट्स हारे और हमारी संख्या कम हुई, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क है। आपने देखा है कि उन्होंने जब भी जिस भी गठबंधन का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार की जनता ने उसी गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह जो बात कही है वो समाज हित में कही है। अगर ये हम कर देते हैं तो उससे दिक्कतें क्या है, उससे नुकसान क्या है? और जब कोई पार्टी लोकतंत्र की, आप लोगों का गठबंधन इसलिए क्यों नहीं होता? आधा बिहार डूब रहा है, कोई भी मांग वहां पर बाढ़ की स्थिति खराब है, उसके लिए आप लोग पार्टियों से क्यों नहीं बात करते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है ना। आप बोलिएगा संगीत रागी जी। नहीं नहीं नहीं, अगर 16 सालों से कोई मुख्यमंत्री है और उनको वहां के विकास के लिए, वहां के विकास के लिए उनको जातिगत जनगणना आधार चाहिए तो अपने आप में हैरानी होगी। ठीक है, लेकिन जातिगत जनगणना ठीक है, बात करेंगी। नहीं, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर विकास ही पैमाना, ठीक है सुनिए ना, 16 सालों से कोई मुख्यमंत्री है और वो ये कहे कि जातिगत जनगणना चाहिए हमें यहाँ के विकास के लिए, हैरानी होगी आप लोगों के ऊपर। ठीक है, समाजवादी पार्टी को क्यों चाहिए? राजपाल कश्यप जी, आप कह रहे हैं आपके मुखिया ने कहा था 2020 में, एक सेकंड, आपने कहा था कि 2020 का बयान है कि हमारी सरकार अगर 321 सीटें जीतती है या उससे ज्यादा तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे उत्तर प्रदेश में। क्यों चाहिए आपको समाजवादी पार्टी? चित्रा जी, कहा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कि सरकार जाति जनगणना कराए, और नहीं तो हमारी सरकार बनेगी, जाति जनगणना होगी और आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार मिलेगा। और हमारी मांग भी रही है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और सन सोपाने बांधी गांठ, पिछड़े पामे 100 में 60। तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? आज आप मछली पकड़ने वाले, नाव चलाने वाले और चाक चलाने वाले, बर्तन, कैसे आप दावे से कह सकते हैं कि 100 में 60 हापी लोग होंगे? हालात में जनगणना तो अभी नहीं हुई है ना सर जी, आपको कैसे यकीन है कि 100 में 60 हापी होंगे? और 100 में 40 हो गए तो? अरे आप करा के 100 में 40 हो गए तो? आपको मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। नहीं चित्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं जनगणना आखिरी बार कि अगर 60 हो गए तब तो मान लिया जाएगा, लेकिन 40 हो गए तब कहा जाएगा कि नहीं, इसमें गड़बड़ी है। अरे बोलने तो दीजिए चित्रा जी, 1931 में जाति जनगणना हुई थी, बता चुके हैं वो। 51% ओबीसी के लोग थे, 51%। आज तक सरकारें घबरा रही हैं, कांग्रेस ने भी नहीं कराया ओबीसी की जनगणना, और बीजेपी भी नहीं कराना चाहती। और ये झूठे नारे सरकार थी, कर्नाटक सरकार ने करवाया है 2015 में, वैसा करवा लेते आप 2012 से 17 तक थे। पिछड़ी जातियों के इतनी चिंता है अगर आपको तो करवा लिया होता। कितने कलेक्टर हैं, कितने बंजारा समाज के हैं, कितने पाल समाज के हैं, कितने मौर्य हैं, कितने कुशवाहा हैं, कितने राजवर हैं, कितने कश्यप निषाद बिंद है, कितने राजवर, कितने पाल हैं, कितने बघेल हैं, कितने विश्वकर्मा हैं, कितने चौरसिया हैं। तो मतलब जातिगत जनगणना के साथ ये आना चाहिए ना कि कौन कहां पर पहुंचा। तो क्या इन जातियों उनका विकास हुआ या फिर नहीं हुआ? आरक्षण मिलने के बाद ही गरीबों तक आखिर सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? गरीबों को तक सरकार की सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? आप ही जवाब दीजिए ना। 2012 से 17 तक आपकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी और उसके पहले भी मुलायम सिंह जी कई बार मुख्यमंत्री रहे। क्यों नहीं हुआ विकास उत्तर प्रदेश में उन गरीबों का और पिछड़ों का?
हमारी सरकार में इन 17 जातियों को आरक्षण दिया था, बीजेपी ने क्यों आरक्षण खत्म कर दिया? और हमारे नेता ही ने ही बीजेपी ने कौन सा आरक्षण खत्म किया है? सिफारिशें लागू की। बीजेपी ने कौन सा आरक्षण खत्म किया है? लागू की। बीजेपी ने कौन सा आरक्षण खत्म किया है? माननीय अखिलेश यादव जी ने आदिवासियों को आरक्षण लागू किया। राजपाल कश्यप, बीजेपी ने कौन सा आरक्षण खत्म किया है? तो आरक्षण खत्म नहीं किया क्या? निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू है क्या? सब सरकारी निजी क्षेत्रों में कब आरक्षण मिला था? आरक्षण रोक रखा था, डॉक्टर नहीं बनने दे रहे थे। ये तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिगुल फूंक दिया। 10 दिन से हम पर बात कीजिए राजपाल कश्यप, ठीक है? हल्ला नहीं मचाना है, हमारे आरक्षण को फैक्ट्स पे बात करनी है और झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? नहीं, ये बताइए आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? 27 मंडल बाकी लोगों को भी सतीश प्रकाश जी, ठीक है सर, ठीक है, मैं बीजेपी से जवाब ले लूंगी। संगीत रागी जी आपके भी पास आऊंगी, बताते हैं, ठीक है? नहीं मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें मैं बीजेपी की प्रवक्ता से इसका जवाब लूंगी। बाकी दो मेहमानों का जल्दी जल्दी कमेंट ले लेती हूँ। सतीश प्रकाश जी, बहन जी भी कह रही हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, क्या बदल जाएगा इससे उत्तर प्रदेश में? देखिए चित्रा जी, हम जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि 1931 के बाद में 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े सरकार के पास है। सरकार ने 4000 करोड़ रुपए खर्च करके बाकायदा जातीय जनगणना के आंकड़े सरकार के पास है, और कांग्रेस ने बड़ी चालबाजी के साथ उन आंकड़ों को छुपा के रखा। आज मोदी सरकार भी उन आंकड़ों को छुपा रही है। जब सरकार ने उसी एजेंसी से जहां से आप जातीय जनगणना या कोई भी जनगणना कराते हैं, उन्हीं एजेंसियों से, उसी सिस्टम से, उसी सरकार ने वो गणना कराई। बाकायदा सरकार के पास आंकड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि पहले सरकार के पास जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को आप जारी कीजिए। दूसरी बात देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या हो जाएगा उससे? जारी कर दिए गए, क्या हो जाएगा उससे? उत्तर प्रदेश का रंग रूप बदल जाएगा, क्या हो जाएगा उससे? नहीं, सुनिए, देखिए एक ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि अगर आपने हर क्षेत्र के अंदर जाति की स्वीकार्यता को आपने स्वीकार करा है, जीवन भर आप जाति के साथ जीते हैं और जाति को लेकर के ढोते हैं, लेकिन जब आप राजनीति में जाति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी की बात होती है, कहीं ना कहीं सहभागिता की बात होती है। आपका तो सारा स्लोगन ही उसी पर आधारित है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आप ही का स्लोगन है ना ये, तो आप तो उसी पर आधारित। नहीं, मैंने पूछा मायावती जी कितनी बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, बताइए जरा। 4 बार मुख्यमंत्री रही। 4 बार रही ना, क्या किया? इन दबे कुचले पिछड़े लोगों को जिनकी नुमाइंदगी वो करती है। नहीं, सुनिए ना सर, ऐसे मत बोलिए। क्या किया उनके लिए, गिनाइए जरा, कितने लोगों की जिंदगी बदल गई मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती जी के? किसकी जिंदगी नहीं बदली है? आज किसी भी पार्टी में जो भी ओबीसी का लीडर है, वो मान्यवर काशीराम जी की पाठशाला से निकला वाला है। वो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। और आरक्षण, सुनिए, आरक्षण सिर्फ पिछड़ों को नहीं मिला, आरक्षण सिर्फ दलितों को नहीं मिला, ईडब्ल्यूएक्स भी आरक्षण लागू हुआ है ना। बिना किसी सर्वे के, बिना किसी आंकड़े के 8 लाख कमाने वाले को आपने गरीब मान लिया। 8 लाख वाले से आप टैक्स भी ले रहे हैं भारत सरकार, और वही भारत सरकार ये मानती है कि 8 लाख कमाने वाला अगर वो स्वर्ण जाति का है तो वो गरीब है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। एक आदमी जो मछली पकड़ता है, मल्ला का काम यही रहेगा कि वो जीवन भर नाव चलाए और खुद पानी के अंदर। अरे मैं तो यही कह रही हूँ कि क्यों नहीं बदली उनकी जिंदगी? आप लोगों ने 4 बार मुख्यमंत्री नहीं, तो यही तो मेरा सवाल है ना सर। हमेशा चुनावों के दरमियान ही ये बातें क्यों याद आती हैं? क्यों उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं होता है जैसा कि आप लोग वादा करके जाते हैं? संगीत रागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अरुण राजभर में आऊंगी आपके पास। 4 बार मुख्यमंत्री अगर कोई रहे, 16 सालों तक मुख्यमंत्री अगर कोई रहे, 15-16 सालों तक अगर मुख्यमंत्री कोई रहे, आरजेडी की भी मैं इसमें बात कर लेती हूं, और वो ये कहे कि नहीं हमको और समय चाहिए और जातिगत आधार पर ही विकास होगा, तो हंसी नहीं आएगी। जो लोग आपको सुन रहे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे? जो पिछड़े और गरीब जातियों से हैं, उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदलती और नेताओं की जिंदगी इतनी चमकदार हो जाती है? चित्रा जी जरा इसी तर्क को आगे ले चलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसी अनुसार से उसकी भागीदारी भी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मेरे 2 प्रश्न हैं। जो ओबीसी कैटेगरी है वो कोई एक होमोजेनाइज्ड कैटेगरी नहीं है। जो कुर्मी है, जो यादव हैं, उनकी कैटेगरी अलग है, और जो बाकी अति दलित हैं उसमें उनकी कैटेगरी अलग है। और साहब 8 लाख रुपए वाला जो लिमिटेशन है वो उन पर भी लागू है, आप जानकारी में रख लीजिएगा। सिर्फ ईबीसी के लिए नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के लिए नहीं है, वो उन पर भी लागू होता है। तो क्या कल ऐसा होगा क्या कि उनको चूंकि भागीदारी मिल चुकी है इसलिए उनको भागीदारी से बाहर निकाल दिया जाएगा? इसी तरह से एससी और एसटी कैटेगरी होमोजेनाइज्ड कैटेगरी नहीं है।
उन्हें क्या उनकी जातियों के आधार पर क्या उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा क्या? उनमें जातियां जो जातियां जिसका लाभ ले चुकी है उनको बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। इसके लिए तैयार होगा क्या? प्लीज एक एक करके बोले, दोनों लोग बोलेंगे सर, आवाज साफ सुनाई नहीं देगी। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर लोहिया ने जात तोड़ो आंदोलन चलाया था। समाजवाद के सबसे बड़े वो पुरोधा थे, लेकिन उनको फॉलो करने वाले इस बात को भूल गए। गांधी, फुले, अंबेडकर सभी ने जातियों के तर संपूर्ण समाज की बात कही थी, लेकिन उनका पालन करने वाले सब लोग इसी मुद्दे को भूल गए। आज सिर्फ जाति की बात हो रही है और जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियां कैसे अपनी राजनीति को चमकाती हैं उसकी बात होती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जल्दी से एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। मैं चाहूंगी वो तस्वीर दिखाइए। बाढ़ की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये झांसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए पानी किस कदर भर गया है चारों तरफ। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। बिहार के भी ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ ने बड़ी आफत मचाकर रखी हुई है। हर साल वहां का यही हाल होता है। अब सवाल यह है कि इन सड़कों से कौन सी जाति चलेंगी और कौन सी जाति नहीं चलेंगी, क्या फायदा हो जाएगा? क्या जाति के आधार पर हम ये तय करेंगे कि विकास कहां पर देना है और विकास कहां बंद कर देना है? आखिर हमारे राजनीतिक पुरोधाओं को ये बातें समझ में क्यों नहीं आती और इस तरह की बात मौजूदा वक्त में ही क्यों की जाती है? और अगर जातिगत जनगणना इतनी ही जरूरी है तो फिर सरकार बनने पर खुद अपनी ही सरकार के द्वारा जातिगत आधार पर जनगणना इन तमाम सरकारों की ओर से क्यों नहीं करवाया गया? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के पास वापस लौटते हुए गुरु प्रकाश पासवान जी, बार बार बीजेपी से चूंकि ये सवाल पूछा जा रहा है, देखिए आपके भी चूंकि 2011 का मुझे याद है गोपीनाथ मुंडे की ओर से कहा गया था कि जाति के आधार पर, उन्होंने शब्दशः क्या कहा था मैं पढ़ देती हूं, अगर इस बार भी जनगणना से हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। गोपीनाथ मुंडे, उनकी बेटियों की ओर से भी आजकल यही बातें कही जा रही हैं। 2018 में आपकी ही सरकार ने ओबीसी पर डेटा के तहत नई जनगणना की वकालत की थी और कहा था कि हाँ, हम नई जनगणना जब करवाएंगे तो फिर लेकर आएंगे। तो फिर तो आप अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं। 2018 में जब इस बात को माना गया था तो 2021 में फिर क्यों इनकार कर रहे हैं? नहीं, देखिए चित्रा जी, सवाल नहीं खड़ा होता है और हम बार बार ऐसा कह रहे हैं कि हम सम्मान में विश्वास रखते हैं और लगातार मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे कि भाई कौन सी राजनीतिक पार्टी रही है जिसने वाकई में किसी दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? आप सामाजिक न्याय की बात करती हैं, सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या होती है? दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे जिन लोगों ने राजनीति की, क्या उन्होंने कभी दलित या पिछड़ों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है? समाजवादी पार्टी का आजीवन शाश्वत अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दल का आजीवन शाश्वत अध्यक्ष लालू यादव, तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी में बंगारू लक्ष्मण जी, स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी दलित समाज से आने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं जो किसी राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। और मैं सुन रहा था अभी बातों को, अभी सपा के प्रवक्ता बता रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि केवट कहां है, मल्लाह कहां है, बिंद कहां है? सिर्फ यादव ही एसएचओ होंगे, यादव ही पार्टी में रहेगा, यादव ही सरकार में रहेगा। बसपा के व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूं कि वाल्मीकि कहां है, खटीक कहां है, पासी कहां है? सिर्फ जाटव ही सत्ता में रहेंगे और सिर्फ जाटव ही पार्टी में रहेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है भाई। और बहन जी ने तो अपनी सारी की सारी संपत्ति, बोलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। बहन जी अपनी सारी संपत्ति, नहीं देखिए, बहन जी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई के नाम कर दी है, तो बहन जी अपने सगे भाई की बहन जी निकली हैं। नहीं, ये जो बहन जी हैं, ये बहन जी अपने सगे भाई की बहन जी निकली। बीच में बोलिए मत, बीच में बोलिए मत आप, यही तो दुखद है। देखिए चित्रा जी, मैं बता रहा हूं आपको, आपके लिए ओबीसी का मतलब क्या है? केवट कहां है, केवट कहां है, बिंद कहां है? आप बताएंगे? इस प्रकार डिबेट नहीं होता है। उनको शांत कराइए, उसको शांत कराइए आप। चित्रा जी, आखिरी बात में कहना चाहता हूं, बोलिए चित्रा जी आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हमारे दोस्त आए हैं, राजा सुहेल देव के नाम पे आप राजनीति करते हैं, लेकिन बहराइच में राजा सुहेल देव के नाम पे स्मारक किसने बनवाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। आप लोग सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पे, दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे राजनीति करिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ नारा नहीं है, हमारे लिए प्रतिबद्धता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पिछड़ा होना क्या है, पिछड़ा होने का दंश उन्होंने झेला है, इसीलिए आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। आपके लिए सामाजिक न्याय मतलब एक परिवार का महिमा बंटन, एक व्यक्ति का महिमा बंटन। इतना ही दंश झेला है तो करवा लीजिए, फिर क्या दिक्कत है आपको? तो चित्रा जी जनगणना क्या इकलौता पैमाना होना चाहिए क्या? इकलौता मापदंड होना चाहिए क्या? सामाजिक न्याय हमारे व्यवहार में है, सामाजिक न्याय हमारे विचार में है, सामाजिक न्याय हमारे व्यक्तित्व में है। बोलने वाले लोग ये बीच में जो लगातार बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है। आप हड़बड़ा गए हैं,
आप हड़बड़ा गए हैं, आप हड़बड़ा गए, आपको नहीं मालूम है आपके लिए क्या जाटव के आगे कोई दलित नहीं है। वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि कहां गए? खटिक कहां गए? पासी कहां गए? पासवान कहां गए? आपके लिए दलितों का मतलब क्या है? सिर्फ जाटव हर जगह रहे, सिर्फ जाटव एसएचओ बने, सिर्फ जाटव सीएम बने, सिर्फ जाटव अध्यक्ष बने, इससे नहीं होगा। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, देश इससे नहीं चलता है। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे काम। आप लगातार इस प्रकार से डिबेट होता नहीं है। मेरी ये शैली नहीं है चित्रा जी, आप बोलते रहिए, प्रधानमंत्री जी आप बोलते रहिए, ये शैली नहीं है। आप एक व्यक्ति का महिमा मंडन करो, एक ही व्यक्ति का महिमा मंडन करो, आप इस प्रकार से चर्चा नहीं होती। ये बहुजन समाज पार्टी नहीं है। सतीश प्रकाश जी, जातिगत जनगणना के आधार पर आप वोट मांगने जाएंगे? सुनिए ना सर, एक मिनट कुलपति बनाने का सुनिए राजपाल कश्यप जी, प्लीज एक सेकेंड। सतीश प्रकाश जी, जातिगत जनगणना हो इस आधार पर वोट मांगने के लिए जाएंगे या 4 बार मुख्यमंत्री नहीं क्या कामकाज किया इस आधार पर वोट मांगेंगे? क्या बदलाव किया बताइए ना। आप लोग क्यों नहीं गिनाते हैं इस बात को कि हमने क्या कामकाज किया है? चित्रा जी 1000 बिना जाति के आप लोगों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी क्या? मानना है हम जातीय जनगणना नहीं, जातीय जनगणना के आंकड़े भारत सरकार के पास है। आप जनगणना के आंकड़े डिक्लेयर कीजिए, अगले 10 साल तक इस मामले को मत अटकाइए। जातीय जनगणना 21 में शुरू होगी, 3-4 साल उसके आंकड़े लगेंगे, 22 का चुनाव लड़ लेंगे, 24 का चुनाव लड़ लेंगे और अगले 10 साल तक आप दूसरे के लिए उसको सौंप देंगे। कहीं ना कहीं लटकाइए मत। वास्तव में अगर मोदी जी ये कहते हैं मैं पिछड़ा हूं, अगर मोदी जी सदन के पटल के ऊपर अपने मंत्रियों का परिचय उनकी जाति के आधार पर कराते हैं, भले ही आप वोट मांग लीजिए, ओबीसी से वोट मांगिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े डिक्लेयर कीजिए ताकि एक वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है उसको न्याय मिल सके। आपकी आवाज नहीं आ रही है, पहले तो म्यूट है, उसको कहिए और इतना नाराज मत होइए। पलटू राम राजनीति में आप लोग देख रहे हैं, पहले तो आप लोग ओवैसी के साथ जाते हैं फिर कहीं और जाते हैं, इतनी नाराजगी ठीक नहीं है। बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? आराम से आराम से बोले। अरे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, क्या करें हम? बोलिए। नहीं होने दिया, जाति जनगणना पर चर्चा करा दिया और असली मुद्दे से भटका दिया। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो है माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर को गठित हुई और 12 सप्ताह में रिपोर्ट आ रही थी। 2600 ऐसी जातियां आए देश भर में जो अभी आजादी की आज तक उनको सामाजिक स्तर पर न्याय नहीं मिल पाया। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश की सरकार के जब मंत्री थे तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनाया था और उसमें भी यही 281 ऐसी जातियां हैं जिनको राजनीति में अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिली है, सामाजिक रूप से हिस्सेदारी नहीं मिली है। आगे तहसील ब्लॉक कचहरी मुख्यालय कमिश्नरी सचिवालय राष्ट्रपति भवन जो भी नौकरियों में हिस्सेदारी बढ़ी है। अरुण राजभर जी, समय समय पर सबको हिस्सेदारी मिली है, लेकिन हिस्सेदारी मिलने के बाद सिर्फ अपने परिवार तक अगर हिस्सेदारी सीमित रह जाएगी ना तो फिर ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना? इस तरह से नहीं चलेगा। सबको मिलिए, उठा के देख लीजिए उत्तर प्रदेश का इतिहास आप लोग, ठीक है? और चुनावों के ठीक पहले अगर जातिगत आधार पर इस तरह से आप लोग, ठीक है, सिर्फ कुर्सी पाने तक ही सीमित है ना फिर आपका ये तमाम तामझाम। हम बता रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में 4.5% राजभर समाज की आबादी है और पूर्वांचल में 18% राजभर की आबादी है तो एक डीएम बता दीजिए राजभर का हुआ हो। 74 साल से आरक्षण मिल रहा है, क्या मिला है बंजारा समाज को, हरवंशी समाज को, बारी समाज को, नट समाज को? वोट देने का काम तो जनता करती है। जनता से पूछे क्यों नहीं बिठाया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? जनता से पूछे क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री? जनता बनाती है ना मुख्यमंत्री, जनता बनाती है ना मुख्यमंत्री। 2022 में सरकार बना करके भागीदारी संकल्प मोर्चा की किसके साथ जा रहे हैं? बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ओवैसी जी के साथ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं? क्लियर कर लीजिए, फिर दूसरा सवाल हम बोलिए। भागीदारी संकल्प मोर्चा निःशुल्क शिक्षा के सवाल पर जनता के बीच में जा रहा है, निःशुल्क शिक्षा के सवाल पर जा रहा है, निःशुल्क स्वास्थ्य के सवाल पर और महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर। हम इस देश की जनता किसके साथ रहे हैं? कौन सी पार्टी के साथ? बीजेपी के साथ, ओवैसी जी के साथ? हमारे सिद्धांत जो मानेगा, विचारधारा जो मानेगा, हम उसके साथ जाने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 में वादा किया था, उत्तर प्रदेश की जनता उन वादों के खिलाफ अब हमारे साथ खड़ी हो रही है। 43% अति पिछड़ा समाज इधर जाएगा, भागीदारी संकल्प मोर्चा इधर जाएगा, उधर सरकार बनेगी। ये घमंड में मत रहे भारतीय जनता पार्टी कि हम पिछड़ों को अगर मंत्री बना देंगे, हम दलितों को मंत्री बना देंगे तो वोट मिल जाएगा। लोडर बना के वोट नहीं मिल सकता है। ठीक है, राजपाल कश्यप जी आपके पास आऊंगी, लेकिन संगीत रागी, ठीक है, लीडर लोग इकट्ठा होकर समाज को हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे, तब समाज को सुरक्षा मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगा, न्याय मिलेगा, तब उसका विकास होगा। चुनावों के दौरान ही इतनी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? ये तो बड़ा सवाल है ना। 5 सालों तक पार्टियां संघर्ष क्यों नहीं करती हैं? चित्रा जी,
ठीक है, सुन लीजिए, संगीत रागी जी को बोलने दीजिए। ठीक है, हो गया, आपकी बात खत्म हो गई। ठीक है, हो गई आपकी बात, बोलने दीजिए दूसरों को भी। संगीत रागी। चित्रा जी, और कुछ हो या नहीं हो, लेकिन जातीय जनगणना होती है तो आने वाले दिनों में, जैसा कि हम देखे हैं, रीजनल पार्टी जो है वो कास्ट पार्टीज में कन्वर्ट कर रही हैं, तो आने वाले दिनों में जातियों के आधार पर पार्टियां बनेंगी। हाँ। जैसे आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा डोमिनेटेड जो एरिया है उसको ध्यान में रखते हुए एक कुशवाहा की पार्टी बन जाएगी, कल पटेल की पार्टी बन जाएगी, कल यादवों की पार्टी बन जाएगी, कल राजभरों की पार्टी बन जाएगी, कल मल्लाहों की पार्टी बन जाएगी, कल ब्राह्मणों की पार्टी बन जाएगी। अभी भी तो है, इस देश जातियों के नाम पर अभी भी तो पार्टियां हैं। निषाद, उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी देख लीजिए, राजभर साहब की अपनी पार्टी देख लीजिए। जातियों के आधार पर क्या पार्टियां नहीं है? ये तो सच्चाई है, और उसी जातियों के आधार पर अपनी राजनीति को आगे ले जाने का काम ये पार्टियां करती है। राजपाल कश्यप जी, आपकी पार्टी भी तो जाति आधारित ही है ना, इनकार तो नहीं करेंगे इस बात से आप? नहीं, हमारी पार्टी जाति आधारित नहीं है। विकास, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के मुकाबले विकास कोई नहीं कर रहा है। योगी जी आज भी फीता काट रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काट रहे हैं। ये कौन सा विकास है? एक बता दें, स्मार्ट सिटी, झांसी स्मार्ट सिटी में आ गया था, बनारस स्मार्ट सिटी में आ गया था, होर्डिंगों में पानी भर जा रहा, ये उत्तर प्रदेश में है। और जिस तरीके से ये विकास माननीय अखिलेश यादव जी के मुकाबले कोई काम नहीं कर पाए, और हमने जातियों को तो जब इतना काम किया है तो फिर जातिगत जनगणना की मांग क्यों की जा रही है? अंतिम व्यक्ति, काम के आधार पर वोट मांगिए, अंतिम व्यक्ति है, काम के आधार पर वोट मांगिए, बोलिए हमने बहुत काम किया है, उसको मचुआ आवाज देने, जाति के आधार पर फिर वोट क्यों मांगा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है जातिगत जनगणना कराइए? बगैर जाति के उत्तर प्रदेश में क्या अंतिम व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए? जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए क्या? आप बताइए, मछुआरे समाज को अंतिम व्यक्ति पहचानने के लिए हमें जातिगत जनगणना की जरूरत थोड़ी ना है। राजपाल कश्यप जी, क्यों घटा दिया? जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है वो वैसे ही दिख जाता है, पता नहीं नेताओं को क्यों नहीं दिखता? नहीं, वो गरीबी, वो बेबसी, वो सब कुछ वैसे ही दिख जाता है, आप लोगों को नजर नहीं आता। पता नहीं कौन सा चश्मा लगा कर रखते हैं आप लोग। कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, बंद कर दिया। नहीं, अरे चित्रा जी सुन तो लीजिए, आप पिछड़ी जातियों के बारे में अभी नहीं जानती, आपसे ज्यादा जानती हूँ सर, ठीक है ना, प्लीज, के बारे में नहीं जानती, ठीक है ना? आप किसी के उस पर मत जाइए कि कौन कितना जानता है और कि कौन कितना नहीं जानता है। यहाँ पर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आंसर देने के लिए नहीं बैठे आप।